देखो कल हमने क्या इंटरनेट टॉपिक चालू किया था। ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या देखा था कि इस इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क। देखो नेटवर्क वाला टॉपिक अपन पहले ही पढ़ चुके थे। नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। वही नेटवर्किंग पढ़ा था हमने, कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। तो ये कैसा नेटवर्क है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क है कि मतलब हमने विश्व के सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ देना ही इंटरनेट है। मतलब इंटरनेट का उपयोग सब हम करते हैं, लेकिन यदि परिभाषा पूछे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है एक ऐसा नेटवर्क जो विश्व के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, वही नेटवर्क है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि इस इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में। अमेरिका के रक्षा विभाग, यूएसए के रक्षा विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और जो शुरुआत की गई थी वो अर्पानेट, अर्पा नेट के माध्यम से। ये अर्पा नेट विश्व का प्रथम नेटवर्क है। विश्व का प्रथम नेटवर्क अर्पा नेट है। विश्व का पहला नेटवर्क अर्पा नेट। ठीक है ना। बाकी और चीज देखी थी कि इसके पितामह कौन थे, कौन शुरुआत हुई थी, भारत में शुरुआत इसकी कैसे हुई थी कि सबसे पहले बीएसएन विदेश संचार निगम इसको यहाँ पर लेके आता है। ये सारी चीजों को हमने देख लिया था। मतलब इंटरनेट के विकास क्रम को हम पहले ही समझ चुके थे। हमको इसमें क्या है, कुछ शब्दावलियों पर फोकस करना था जो पेपर से रिलेटेड है, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। देखो शब्दावली को देखने से पहले अपन देख लेते हैं इंटरनेट से जुड़े कुछ संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन। ठीक है ना। इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि इंटरनेट एक ऐसा नहीं है कि कोई एक संस्था उसको रेगुलेट कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरनेट किसी संस्था के अधीन कार्य करता है, या इंटरनेट किसी जैसे यूनाइटेड नेशन जैसी किसी संस्था के अधीन है। दरअसल ये बहुत हद तक एक स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। लेकिन फिर भी क्या है ना कि कोई संस्था सही ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए कुछ रेगुलेटर होना जरूरी है। तो बहुत थोड़ा जो नियंत्रण होता है, एक संगठन है, इसको कहते हैं D20, डिजिटल 20। इंटरनेट उपयोगकर्ता 20 देशों का एक संगठन है जो इंटरनेट को नियंत्रित करता है। D20 जैसे G20 है, वैसे ही D20 है, डिजिटल 20। इंटरनेट का उपयोग करने वाले 20 देश। अब 20 देश कौन होंगे? जो इंटरनेट का सर्वाधिक यूज करते होंगे, जिसके सबसे ज्यादा यूजर होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत है, अमेरिका है, चीन है, यूएसए है, जापान है। ये लोग सब मिलके क्या है, 20 जो विकसित देश है जहां इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इन लोगों का एक संगठन है डिजिटल 20, जो इस इंटरनेट को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त एक दो संगठन और हैं जो इंटरनेट को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग नियंत्रण के उनके काम हैं। जैसे एक होता है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। फिर एक और संगठन है IOSC, ISOC, इंटरनेट सोसाइटी। इंटरनेट सोसाइटी ये 1992 में स्थापित है। फिर एक है इंटरनेट आर्किटेक्टर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्टर बोर्ड।
1979। फिर एक है जिसको कहते हैं, ये हो गया आईएबी, इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड। फिर एक संगठन है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोरियम। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब कंसोरियम। कंसोरियम, ठीक है। फिर एक संगठन है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर। असाइंड नेम एंड नंबर। इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। W3C की स्थापना की गई 1994 में, 1994 में। ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण, एक तो ये आपका संगठन जान लो, ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर। मतलब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेशन है, काहे के लिए? नेम एंड नंबर के लिए। तो कौन सा नेम एंड नंबर? तो देखो अभी कंप्यूटर की अपन शब्दावली में पढ़ेंगे, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको हम कहते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। IPV होता है, एक IP एड्रेस होता है, और उसी के आधार पर अलग अलग वर्जन आते हैं। IP एड्रेस और उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। ये देने का काम या इसको नियमन करने का काम ICANN करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन को नियंत्रित करने या इसको नियमन करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और देखो ये जो ICA है ना, ये D20 के अधीन है। D20 डिजिटल 20 के देश है, वो मिलके ये सब करते हैं, उनके नीचे एक संस्था है और ये संस्था IPV का नियमन करती है। बाकी देखो W3C, वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW टिम बर्नर्स जिसको लेके आया था, उसका एक कंसोरियम है, वो मिलके यहाँ पे एक, ये सब D20 के देश ही मिलके अपना संगठन बना रहे हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, इंटरनेट सोसाइटी है, ये दरअसल क्या है, सभी देशों का संगठन। इसमें फिर बहुत सारे, जैसे D20 में केवल 20 है, लेकिन यहाँ पर जितने इंटरनेट के उपयोगकर्ता देश है लगभग लगभग सभी को शामिल किया गया, ठीक है। तो इतने संगठन हैं जो इंटरनेट का नियमन करते हैं। फिर देखो एक संगठन है निक्सी, NIXI, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक संगठन है। जो काम ICAN करता है वही काम क्या है, भारत में निक्सी करता है। भारत में इंटरनेट को नियमन करने वाली एक संस्था है। देखो ट्राई जो मोबाइल ऑपरेटर को रेगुलेट करता है, वही यहाँ पे क्या है, डिजिटल ब्रॉडबैंड ऑपरेटर को भी नियंत्रित करता है। लेकिन निक्सी दरअसल क्या है, उनको IP एड्रेस से संबंधित बाकी चीजों का नियमन करता है। उसका नाम ही है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भारत के संदर्भ में ये नियमन का कार्य करता है, ठीक है ना। तो देखो ये कुछ संगठन है, जिन संगठनों को आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है। इसमें सबसे मेन ICAN है, क्योंकि ये IPV को IPV नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो ये संगठन है जिनके आपको कुछ नाम और इनकी स्थापना याद रखनी है। अब देखते हैं कुछ हमारी शब्दावली है, इंटरनेट से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस कहते हैं इसको। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है एड्रेस है, और ये किसका एड्रेस बता रहा है? जो इंटरनेट यूज कर रहा है उसका एड्रेस बता रहा है। मतलब क्या है कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ता है, कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ता है उसकी पहचान के लिए, उसकी पहचान के लिए एक विशेष नंबर देता है, एक विशेष नंबर प्रोवाइड किया जाता है, या एक विशेष अंकीय पहचान होती है, एक विशेष अंकीय पता होता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। वो क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है ना? और ये आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ता है उसको एक विशेष अंकीय पहचान या पता दिया जाता है, और इस पते को ही हम कहते हैं आईपी एड्रेस। मतलब देखो आईपी एड्रेस क्या है? आपके उस कंप्यूटर, और कंप्यूटर से मतलब नहीं है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी है, आपने यदि अपना स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किया है तो उसको भी एक विशेष नंबर दिया जाएगा जो उस सिस्टम की पहचान होगी कि जो इंटरनेट से जुड़ा। भाई आप इंटरनेट पे गए, आप कुछ सर्च कर रहे हो, आप कुछ डाटा एक्सेस कर रहे हो, तो पता होना चाहिए कि ये कौन एक्सेस कर रहा है, कौन ये जानकारी चाह रहा है। जैसे आप कंप्यूटर से जुड़ते हैं, आपके कंप्यूटर को एक विशेष आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। ज्यादातर जो साइबर फ्रॉड की पहचान इसी आईपी एड्रेस के माध्यम से की जाती है कि आपको किसी ने फर्जी मेल किया, आपने किसी से मतलब साइबर फ्रॉड हुआ है, तो देखा जाता है कि ये मैसेज कहां से आया था, फिर उसका आईपी एड्रेस सर्च किया जाता है, आईपी एड्रेस पता चल जाता है, तो पता चल जाता है कि कहां से एक्सेस किया गया था। तो ये आईपी एड्रेस कंप्यूटर का पता है जो इंटरनेट से जुड़ा, जैसे जुड़ता है तत्काल उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। ठीक है ना? अब देखो कई मामलों में ये आईपी एड्रेस स्थायी होता है, परमानेंट, स्थायी। इसको क्या बोल देते हैं हम? स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्थायी। एक बार आपके कंप्यूटर को जो मिल गया वही उसका हमेशा रहेगा, वो गया स्टैटिक्स। लेकिन कई बार क्या होता है, हर बार जब आप कंप्यूटर को जोड़ते हो तो आपके कंप्यूटर को हर बार एक नया आईपी एड्रेस दिया जाता है, और इसको कहते हैं डायनामिक आईपी एड्रेस। डायनामिक आईपी एड्रेस, हर बार हमको अपने कंप्यूटर को एक नया नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम डायनामिक आईपी एड्रेस। ठीक है? तो ये आईपी एड्रेस है जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है उसको तत्काल ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। कई बार ये क्या है, परमानेंट दिया जाता है, और कई बार क्या है, ये बदल बदल के, हर बार जब आपका कंप्यूटर जुड़ेगा तो आपको एक नया आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके कंप्यूटर का एड्रेस है। ठीक है? फिर इस आईपी एड्रेस के भी अलग अलग वर्जन है। इसमें पहला जो वर्जन था
आईपी एड्रेस वर्जन 4, चौथे नंबर का IPv4 होता था। ये पहले होता था, अब IPv6 आ चुका है। लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा बहुत जानना तो होगा कि IPv4 में क्या दिया जाता था, किस रूप में हमको ये नंबर दिया जाता था। तो देखो जो IPv4 था ना, ये दरअसल इसमें कुछ चीज क्या याद रखना है कि ये 32 बिट का होता था। पहली बात तो ये याद रख, 32 बिट का होता था। दूसरी बात क्या इसमें याद रखना है कि IPv4 जो एड्रेस होता था, इसमें केवल न्यूमेरिक नंबर ही दिए जाते थे। मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप के नंबर ही दिए जाते थे, न्यूमेरिक न्यूमेरिक नंबर दिए जाते थे। मतलब 1 2 3 4 5 6 गिनती के रूप में ही इसको दिया जाता था, ठीक है ना। और प्रत्येक शब्द जो अंक को क्या है, डॉट के माध्यम से अलग करते थे, डॉट के माध्यम से अलग करते थे। और जो आईपी एड्रेस दिया जाता था, 32 बिट लिखा ना, 32 बिट मतलब 4 बाइट ऐसा। और ये जो एड्रेस दिया जाता था 32 बिट का, ये 32 बिट का एड्रेस भी क्या है, देखो एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूं कि कैसे IPv4 का एड्रेस दिया जाता था। इस IPv4 के एड्रेस में मतलब देखो कुछ भी अंक दे दिया गया आपको, 1200 डॉट 1500 डॉट 700 ऐसा करके आपका IPv4 का एड्रेस होगा, ठीक है। लेकिन इस IPv4 एड्रेस की कुछ सीमाएं थी। मतलब निश्चित नंबर था कि भैया 450 कंप्यूटरों को, तो 450 करोड़ कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस दिया जाता था। इससे ज्यादा इसकी सीमा नहीं थी। 450 भी बहुत, 450 करोड़ बहुत होते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे कंप्यूटर या इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ गई, भारत में अकेले देख लो 200 करोड़ से ज्यादा आईपी एड्रेस तो भारत अकेले लेके बैठा है। क्योंकि हर घर में अब क्या स्मार्टफोन आ गया है ना, तो उनको भी एक नया आईपी एड्रेस दिया जा रहा है। तो अब इसमें क्या है, इतने ज्यादा कंप्यूटरों की संख्या बढ़ गई कि ये सिस्टम कम पड़ने लगा, हर बार नया जनरेट करना पड़ता था, दिक्कत। इसलिए क्या है, वो ले आया IPv6। यही है वर्तमान में जो चल रहा है। यदि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो IPv6 से ही आएगा कि IPv6 में कितने बाइट हैं, क्या है, इसी संदर्भ में ये पूछा जाएगा। तो देखो IP जो 6 एड्रेस है, वर्जन 6 है, इसमें क्या है आपको याद रखना, 128 बिट, या इसको कोष्टक में लिख लेना 128 बिट या 16 बाइट। 128 बिट या 16 बाइट का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें जो नंबर सिस्टम है वो न्यूमेरिक ना होकर हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल कैसा है, 4 हेक्साडेसिमल ऐसा लिखना, 4 हेक्साडेसिमल है। 4 हेक्साडेसिमल के 8 समूह में ये एड्रेस दिया जाता है। 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं, अंकों के 8 समूह होते हैं। 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। और इनमें जो अलग किया जाता है वो कोलोन के माध्यम से। जो अलग किया जाता है वो किससे किया जाता है, कोलोन के माध्यम से अलग किया जाता है। कोलोन के माध्यम से अलग किया जाता है। देखो 128 बिट, 16 बाइट, 4 हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर की जो संख्या पद्धति बताया था तभी बताया था हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब क्या है कि वही 0 से 9 तक 10 हो गया, और फिर ABCDEF ये 6, 10 और 6 16, तो ये 16 बाइट है। 16 है हेक्साडेसिमल, मतलब 16 0 से 9 अंक होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक। और ABCDEF ये 6 अंक होते हैं। और फिर क्या लिखा है, 4 हेक्साडेसिमल, मतलब क्या है कि देखो इस रूप में दिया जाता है। ये उनने कहा कि किसी का आईपी एड्रेस है,
कोलोन के माध्यम से हम चार चार अंकों को अलग करेंगे। फिर उनने कहा कि 2001, फिर उनने कहा कि 208 बी, 2A8 बी, फिर 3A4C, कुछ भी 000, 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 समूह होते हैं। 8 चुको 32, ठीक है ना। तो ये आईपी एड्रेस वर्जन 6 वर्तमान में इसी के तहत कंप्यूटर को एड्रेस दिया जा रहा है। और अब इसमें तो इतनी इसकी सीमा है, इतने नंबर जनरेट हो सकते हैं कि अनंत कंप्यूटरों को भी जोड़ दोगे इंटरनेट से तो कोई दिक्कत नहीं जानी है। मतलब एड्रेस की समस्या का समाधान कर दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली शब्दावली क्या पढ़ी हमने, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, कि जब भी कोई सिस्टम या कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है, इंटरनेट उसको एक नंबर बताया जाता है। और ये नंबर किसके द्वारा दिया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा दिया जाता है। ये सर्विस प्रोवाइडर उस कंप्यूटर को एक विशेष नंबर दे देता है, वो उसकी पहचान हो गई। आप जुड़ रहे हो, आपकी कोई पहचान नहीं, वो सिस्टम जुड़ रहा है, तो वो कौन सा सिस्टम जुड़ रहा है, पहचान। क्या डाटा एक्सेस कर रहा, पहचान। तभी बाद में पता चलता है, जो पुलिस या साइबर क्राइम वाले पकड़ते हैं कुछ गलत क्राइम किया गया है, तो आईपी एड्रेस ही मेन चीज होती है जिसको, जिसके माध्यम से पता जाता है कि सिस्टम कहां से है, हैकिंग चल रही तो कहां से की जा रही है। ये भी दो टाइप का होता है, स्टैटिक, डायनेमिक। परमानेंट मतलब एक बार मिल गया, डायनेमिक हर बार नया मिलता है। आई दो वर्जन थे, IPv4 था वो छोटा पड़ने लगा था, तो IPv6 लेके IPv6 में 128 बिट 16 बाइट है, 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं, और इसमें प्रत्येक को कोलोन के द्वारा अलग किया जाता था। IPv4 में डॉट के माध्यम से अलग करते थे। बस इतना ही है आईपी एड्रेस के संदर्भ में, ठीक है ना। तो ये आईपी, और ये IPv4 और 6 पहले ही बताया अभी कि आईपी जो वर्जन है इसको ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, ये जो संस्था है ये इसको नियमित करती है। तो ये हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। दूसरा शब्द जो हमारे लिए काम का है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये पहले ही पढ़ा अपन ने कि टिम बर्नर्स-ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1999 में, सर्न की लैब में इसको, जिनेवा की जो लैब है वहां पर टिम बर्नर्स-ली ने इसको इसका आविष्कार किया था। अब देखो ये क्या है, ये दरअसल क्या है, WWW इसके माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध कोई भी सूचना को देखा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को देखना, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है। दरअसल क्या है कि देखो, इंटरनेट पर अभी हम देखेंगे अलग अलग वेबसाइट बनी होती है। इस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। एक वेबसाइट बनती है, वो वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनती होती है। इन वेबसाइट और वेब पेजों को इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता होती है। ये WWW, जब इसका आविष्कार हुआ तब जाके इंटरनेट पर हमको चीजों को एक्सेस करने में बहुत आसानी हुई। मतलब ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, वेबसाइट, वेब पेज, सर्च इंजन, URL, जो अभी अपन पढ़ेंगे, वेबसाइट, वेब पेज, सर्च इंजन, URL, और जो भी है सब WWW के ही अंतर्गत है। ये सब इंटरनेट के ही अभिन्न हिस्से हैं। वेब पेज, ब्राउजर, सर्च इंजन सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये WWW। फिर इसमें एक शब्द और होता है URL, URL। ये पेपर में पूछा भी गया है पहले, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
देखो ये जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल यूजर को ये बताता है कि सूचनाएं कहां से प्राप्त होंगी। यूजर मतलब जो उपयोग करता है, यूजर को बताता है कि सूचनाएं कहां से प्राप्त होंगी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बताता है कि सूचनाएं कहां से प्राप्त होंगी। वेब पेज का नाम यूआरएल के माध्यम से दिया जाता है। मतलब देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हमारा वेब पेज होता है, जिससे मिलकर वेबसाइट बनी होती है, हमारा जो वेब पेज है, वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है। इस वेब पेज का यूनिक एड्रेस, जिससे इंटरनेट पर पता चलता है कि ये वेब पेज हमको कहां पर मिलेगा। मतलब वेब पेज की इसकी लोकेशन तलाश की जाती है, वेब पेज की लोकेशन। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, लोकेट करता है। तो किसको लोकेट करता है, किसकी लोकेशन बताता है? आपके वेब पेज की लोकेशन बताता है, आपके वेब पेज की लोकेशन बताता है। और देखो ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल के अलग अलग हिस्से होते हैं, यूआरएल के भाग, पार्ट ऑफ यूआरएल। देखो यूआरएल का पार्ट सबसे पहले होता है एक एचटीटीपी, पहला पार्ट होता है एच टी टी पी। देखो इसका फुल फॉर्म पहले भी बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या है? यह एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जहां से यूआरएल की शुरुआत होती है। एक क्या है ये? ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जहां से यूआरएल की शुरुआत होती है, जहां से यूआरएल की शुरुआत होती है। मतलब क्या है कि देखो, अब किसी भी वेबसाइट का नाम देखो, जैसे हम लिख रहे हैं एमपीपीएससी की, www.mpsc.in, ये एक वेबसाइट है www.mpsc.in। तो देखो इस www के पहले आप यदि सर्च करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, HTTP ऐसा लिखा रहेगा, और उसके बाद ये और ये ऐसा खुलता है आपकी वेबसाइट का पता। तो ये जो शुरू वाला हिस्सा है ना, ये यूआरएल का पहला पार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं? एचटीटीपी। ये एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और यहीं से यूआरएल की शुरुआत होती है। ठीक है। फिर दूसरा इसका भाग होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम दूसरा इसका पार्ट होता है डोमेन नेम। ठीक है ना। और डोमेन नेम अभी अपन पढ़ेंगे, डोमेन नेम सिस्टम, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। डोमेन नेम क्या होता है कि ये किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का आवश्यक भाग होता है। किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का आवश्यक भाग होता है। किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का आवश्यक भाग होता है आपका डोमेन नेम। मतलब देखो, ये पूरा डोमेन नेम के अंतर्गत आता है। उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, सब डोमेन होता है, रूट डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, जैसे डॉट इन। अभी अपन डोमेन नेम सिस्टम देखेंगे तो डॉट नेम होता है, डॉट जीओवी होता है, ये सब टॉप लेवल डोमेन होता है। ये जो पूरा हिस्सा होता है ये कहलाता है डोमेन नेम। ठीक है। फिर इस डोमेन नेम के बाद जो हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। इस डोमेन नेम के तीसरा इसका होस्ट डोमेन भी होता है एक भाग। होस्ट डोमेन भी इसका एक पार्ट होता है, और ये क्या है? इसी डोमेन नेम के साथ जुड़ा होता है होस्ट डोमेन। अलग अलग पार्ट होते हैं डोमेन के, भी देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम को।
और चौथा हिस्सा इसका हिस्सा होता है, ये तीसरा और चौथा हिस्सा होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? डोमेन नेम के बाद, इसके बाद जो लिखा होता है, डोमेन नेम के बाद का हिस्सा एब्सोल्यूट पाथ के नाम से जाना जाता है। एब्सोल्यूट पाथ के नाम से जाना जाता है। मतलब अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, वेबसाइट तो यहीं से खत्म हो गई, जैसे HTTP से शुरुआत होती है, फिर इसके बाद क्या लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहेगा कि भाई 2003 है, सेम कुछ इस टाइप से लिखा है 2023, फिर लिखा है फाइल, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है, ये सब एब्सोल्यूट पाथ के अंतर्गत आता है। तो देखो ये पूरा क्या है, URL, उसके पार्ट है अलग अलग। देखो एक बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है URL, अब इसका पार्ट पूछ सकता है कि URL का पहला हिस्सा क्या कहलाता है। तो देखो HTTP है, डोमेन नेम है, होस्ट डोमेन है और एब्सोल्यूट पाथ है, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, URL कहलाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये आसानी से अब तो समझ आ रहा है कि URL क्या होता है, जो हम वेबसाइट सर्च करते हैं वो उसका पूरा हिस्सा ही कहलाता है URL। ठीक है, तो देखो अपन ने सबसे पहले IP एड्रेस देखा, दूसरा पॉइंट देखा URL, तीसरी शब्दावली देखते हैं वेब पेज। वेब पेज, वेब पेज क्या होता है? देखो वेब पेज, वेबसाइट पर लिखा पेज, इसको ऐसा लिखते हैं HTML भाषा में लिखा पेज या दस्तावेज वेब पेज कहलाता है, जो वेब ब्राउजर में दिखाई देता है। HTML भाषा में लिखा दस्तावेज जो वेब ब्राउजर में दिखता है, जो वेब ब्राउजर में दिखाई देता है, वेब पेज कहलाता है। ठीक है ना, और देखो इसी वेब पेज से मिलकर बनती है वेबसाइट। ये वेब पेज भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक, और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज वो होता है जिसमें यूजर केवल वेब पेज को पढ़ सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता। एडिट नहीं कर सकता। डायनामिक वेब पेज वो होता है जिसमें यूजर उसको पढ़ भी सकता है और उसमें एडिटिंग भी कर सकता है। पढ़ सकता है व एडिटिंग भी कर सकता है। मतलब HTML भाषा में लिखा ऐसा वेब पेज जिसमें समय के साथ बदलाव होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समय के साथ बदलाव, वो डायनामिक वेब पेज कहलाता है। जिसमें समय के साथ बदलाव होता है वो क्या कहलाता है, डायनामिक वेब पेज कहलाता है। तो देखो दो टाइप के होते हैं, HTML भाषा में लिखे हुए दस्तावेज को हम वेब पेज कहते हैं। ये वेब पेज स्टैटिक और डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक तो स्थिर है, पढ़ सकता है यूजर, एडिट नहीं कर सकता, एडिट मतलब बदलाव। डायनेमिक समय के साथ क्या है, बदलता रहता है। और देखो यही वेब पेज मिलकर क्या है, वेबसाइट बनते हैं। कि वेब पेज जहां पर स्टोर होता है, वेब साइट, वेबसाइट क्या है, जहां पर ये वेब पेज स्टोर होते हैं, जहां वेब पेज स्टोर होते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं।
प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ उसका क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? उसका होम पेज कहलाता है। होम पेज कहलाता है। और सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर ही उपलब्ध होती है। आप किसी भी भाई वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज जहां इकट्ठे हो जाते हैं भाई, वेबसाइट में क्या, वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनी है। जहां पे वेब पेज स्टोर होते हैं वही वेबसाइट है। उस वेबसाइट में उस पहला जो वेबसाइट का पेज होगा, प्रथम पृष्ठ होगा, वो उसका क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। इसी में देखो एक शब्द आप सुने होंगे, हाइपरलिंक। हाइपर लिंक ये वेब पेज से ही संबंधित है। हाइपरलिंक, आपने एक वेबसाइट खोली, उसका ये वेब पेज उपस्थित हुआ, एक पन्ना आया वेब पेज, बहुत सारे पेज मिलकर वेबसाइट बनी। अब उस वेब पेज में क्या है? बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें लिखी है, ब्लैक स्याही में लिखी। लेकिन इसमें देखोगे आप कुछ शब्द क्या है? ब्लू स्याही में लिखा हुआ। जैसे आपने विकिपीडिया खोला, विकिपीडिया की आप कोई जानकारी इकट्ठा करें, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लिखी विकिपीडिया पे, पूरी जानकारी लिखी, इनका जन्म, फलाना ठिकाना, पति पत्नी बच्चे। जहां पे पत्नी का नाम लिखा वो क्या है? ब्लू एड्रेस, ब्लू स्याही से लिखा है। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे पत्नी के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो ब्लू है ना, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब वेब पेज में उपस्थित एक ऐसा अक्षर जिसपे क्लिक करने पर एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है, वही कहलाती है हाइपरलिंक। विकिपीडिया पे देख लेना, किसी भी वेब पेज पे देखोगे पूरा लिखा रहता है, लेकिन उसमें कुछ क्या है? ब्लू अक्षर से लिखा है। उस पर क्लिक करोगे तो आप नए वेब पेज से पहुंच जाओगे, नई वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, नई जानकारी आपको उपलब्ध कराएगी, और वो चीज कहलाती है हाइपर लिंक। फिर इसमें एक शब्द होता है वेब सर्वर। वेबसाइट हो गया, वेब पेज हो गया, वेब सर्वर। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। होम पेज क्या है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का मतलब क्या होता है? वेब सर्वर। देखो वेब सर्वर क्या है? सर्वर तो मैंने पहले ही बता चुका है कि सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर है जहां पर आपकी जानकारी इकट्ठी की जाती है। भाई सर्वर पहले ही बताया था ना, सर्वर क्या होता है? कोई भी संगठन है, संस्था है, उसको क्या है? चलाने के लिए अपन को एक सर्वर चाहिए। जैसे आप बैंक गए, बैंक में आपने अपनी पासबुक भी की प्रिंट कर दो, तो उसने मशीन में लगाया कंप्यूटर से, या आपके खाते की जानकारी वो कंप्यूटर से देख के बता रहा है। तो ये मत समझो कि उसके कंप्यूटर में सारा डाटा स्टोर है। इतना बड़ा उसका कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि बैंक में तो लाखों करोड़ों कस्टमर है। आपका खाता कहीं भी, आप कहीं से भी बैंक से डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो होता क्या है? एक बड़ा कंप्यूटर रखा है बैंक ने, जिसमें क्या है? आपकी सारी जानकारी है। तो ये जो बड़ा कंप्यूटर रखा है इसी सर्वर है। जो ब्रांच में बैठा हुआ कंप्यूटर वो क्या है? इस सर्वर से कनेक्ट होता है। और वो कंप्यूटर क्या है जो रखा है, उसमें जो यूजर है वो इस को एक्सेस करता है। इसलिए क्या है, देखो कभी बैंक जाओगे वो कहेगा सर्वर डाउन। ये ये इससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। इसकी क्षमता थोड़ी सी क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ सूचना मांगने लगते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है। क्षमता रहती है इस सर्वर की कि कितने कंप्यूटर एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं, कितने कंप्यूटर एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे फेसबुक, उसका तो काम ही, उसका तो धंधा ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हुए। तो फेसबुक का सर्वर बहुत बड़ा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके सर्वर बहुत बड़े बड़े। तो कोई संस्था है वो जो अपना जितना डाटा है जहाँ स्टोर रखती है वो सर्वर कहलाता है। और तो उसी टाइप से क्या है? वेब सर्वर है। वेब सर्वर क्या है? वेबसाइट, सूचना और वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। वेबसाइट, वेब पेज और सूचना को स्टोर करके रखा जाता है, वो कहलाता है वेब सर्वर कहलाता है। सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर ही उपलब्ध होती है। सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर ही उपलब्ध होती है। तो वेब पेज, वेबसाइट, वेब सर्वर, इन सब शब्दों को आप याद रखना। फिर इसमें एक शब्द और होता है, इसे कहते हैं मैक एड्रेस, MAC।
मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है ना। इसी, ये जो मैक एड्रेस है, इसी मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है। नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है। नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है, ठीक है ना। और ये जो मैक एड्रेस है सामान्यतः 48 बिट का होता है। सामान्यतः लिख रहा हूं 48 बिट। सामान्यतः कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है ये मैक एड्रेस। फुल फॉर्म याद रखना, मीडिया एक्सेस एड्रेस। फिर इसमें अगला देखते हैं डोमेन नेम। सबसे महत्वपूर्ण है ये डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम को समझना है हमको। डोमेन नेम प्रणाली, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम प्रणाली। देखो अभी हमने देखा आईपी एड्रेस कि जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है उसको एक विशेष संख्या दी जाती है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। और अभी आईपीवी वर्जन 6 चल रहा है जिसमें हमने देखा 4 हेक्साडेसिमल के क्या है 8 ग्रुप बनते हैं, ठीक है। वो आपका था आईपी एड्रेस। अब ये जो आईपी एड्रेस दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? डिजिटल है। हमने देखा ना हेक्साडेसिमल भी है और उसमें मतलब अल्फाबेट भी न्यूमेरिकल है। तो वो क्या होता है? ये जो आईपी एड्रेस दिया जाता है वो कैसा होता है? डिजिटल। जबकि अभी हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है केवल क्या है? बाइनरी अंकों को समझता है। बाइनरी 0 और 1 को समझता है, या बाइनरी अंकों के एड्रेस को ही पहचानता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए इनने क्या किया कि जो डिजिटल आईपी एड्रेस था उसको बाइनरी में बदल दिया। इसी को कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब जो हमारा डिजिटल है या जो शब्दों में हमारा आईपी एड्रेस है उसको संख्या या बाइनरी कोड में बदल दिया जाता है तो उसी को कह देते हैं हम डोमेन नेम, ठीक है ना। तो देखो अब हम डोमेन नेम की यदि परिभाषा बताएं, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि डोमेन नेम कैसे आया। डोमेन नेम की यदि परिभाषा बताएं तो डोमेन नेम दरअसल क्या है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेबसाइट की एक विशेष नाम दिया जाता है। इसकी परिभाषा लिखना, इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया ना www.mppsc.com या .in या .co.in, कुछ भी उसका जो एड्रेस होता है। तो क्या है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है ना। और किसी भी दो वेबसाइट का एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है। कोई भी डीएनएस सर्वर क्या है? इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलकर उस विशेष वेबसाइट की पहचान करता है। जो आपका डीएनएस सर्वर है ना, डोमेन नेम सिस्टम का जो सर्वर है, ये सर्वर क्या करता है? इस आईपी एड्रेस को, कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को उसके डोमेन नेम या उसकी वेबसाइट में बदलकर उसकी पहचान करता है।
तो देखो डोमेन नेम की आप परिभाषा आप इस रूप में याद रखना कि इंटरनेट पे जब भी हम कोई जानकारी इकट्ठी करते हैं तो हमें कोई वेबसाइट की जरूरत पड़ती है और उस वेबसाइट का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है और उसी नाम को हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम। मतलब वो कहानी उसके पीछे है कि वो कैसे आईपी एड्रेस को फिर जो डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है वो डीएनएस सर्वर कह रहा है। लेकिन आप तो डोमेन नेम की परिभाषा क्या याद रखो कि किसी भी वेबसाइट की जो पहचान होती है उसी को हम क्या है, डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस डोमेन नेम में एक दो चीज आपको याद रखनी है। डोमेन नेम दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है ये डोमेन नेम। एक होता है भौगोलिक डोमेन और एक होता है संस्थागत डोमेन। भौगोलिक डोमेन और एक होता है संस्थागत डोमेन। भौगोलिक डोमेन मतलब क्या है, दो अक्षरों का एक कोड उनके देश को प्रदर्शित करता है। भौगोलिक देश को प्रदर्शित करता है। जैसे डॉट इन इंडिया के लिए है। डॉट इन एक भौगोलिक डोमेन है जो किसके लिए है, इंडिया के लिए। आईटी डॉट आईटी ये इटली के लिए है। डॉट आईटी इटली के लिए है। डॉट यूएस यूनाइटेड स्टेट के लिए है। तो अलग अलग देश का अलग अलग है। आईएल इजराइल के लिए है। डॉट जेपी जापान के लिए है। ये सब क्या है, भौगोलिक डोमेन कहलाते हैं। ये सब क्या है, भौगोलिक डोमेन है। जैसे लिखा ना mppsc.nic.in। nic.in तो जो डॉट इन है वो क्या है, भौगोलिक डोमेन है जो इंडिया की पहचान बता रहा है। और दूसरे होते हैं संस्थागत डोमेन। ये संस्थाओं के प्रकार को बताते हैं। संस्थाओं के प्रकार को बताते हैं। संस्थाओं के प्रकार को बताते हैं कि जो संस्था है वो संस्था है कैसी। संस्था है कैसी मतलब जैसे .gov सरकारी संस्था, .edu एजुकेशनल संस्था शैक्षणिक संस्था है, .com व्यावसायिक संस्था, .com व्यावसायिक संस्था के लिए है, .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए और .int इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये संस्थागत डोमेन कहलाते हैं जो संस्थाओं को दिए जाते हैं। संस्थाओं को दिए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो संस्थागत डोमेन है ना, जो आप जैसे MPPSC डॉट, अब इधर nic.in लिख रहे हो, इधर .gov लिख रहे हो, ये हम क्या संस्थागत डोमेन कह रहे हैं। इन्हीं संस्थागत डोमेनों को हम क्या बोल देते हैं, टॉप लेवल डोमेन। याद रखना इन्हीं का नाम है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन इन्हीं को बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब जो डॉट के बाद लगा रहता है ना उसी को कहते हैं हम टॉप लेवल डोमेन। डोमेन का अंतिम भाग कहलाता है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है ना। तो देखो ये इतना डोमेन नेम में आपको याद रखना है कि डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम प्रणाली होती क्या है। बाकी देखो हम क्या कह रहे हैं, डोमेन नेम पूरे वेबसाइट का पता ही है। मतलब जब आप लिख रहे हो ना www.mppsc.nic.in तो ये क्या है, आपका पूरा डोमेन नेम है। अब उसमें आप अलग अलग नाम दे सकते हो। जैसे आपने nic.in ये वाला आपका क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन। ये वाला हो गया आपका क्या, टॉप लेवल डोमेन। ये जो www है इसको बोल देते हैं सब डोमेन। सब डोमेन। और जो बीच का बसता है ये कहलाता है आपका
रूट डोमेन, ये वाला जो हिस्सा रूट डोमेन, ये वाला हिस्सा का कहलाता है रूट डोमेन कहलाता है। तो देखो टॉप लेवल डोमेन, सब डोमेन और रूट डोमेन, ठीक है ना। और इसके पहले तो वो पर ने यूआरएल एड्रेस में देखा, उसका पहला हिस्सा एचटीटीपी कहलाता है, वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इसके पहले वाला प्रोटोकॉल होता है, फिर इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट पाथ होगा, और वो पूरा मिलके क्या है, क्या कहलाएगा, आपका यूआरएल एड्रेस। उस यूआरएल एड्रेस का ये बीच वाला हिस्सा कहलाता है डोमेन नेम, जो किसी भी वेबसाइट के पते को बताता है। ये इस रूप में है, कंप्यूटर लेकिन बाइनरी में समझेगा, तो जो डीएनएस सर्वर क्या है, उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके देता है। तो देखो ये है आपका डोमेन नेम। इस डोमेन डोमेन नेम हमने सामान्यतः देख लिया, दो प्रकार के होते हैं, एक भौगोलिक होता है, एक संस्थागत होता है। भौगोलिक में क्या है, देश का आता है, और संस्थागत है, उससे पता चलता है कि संस्था किस प्रकार की, कॉमर्शियल संस्था, एजुकेशनल संस्था, गवर्नमेंट संस्था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल संस्था क्या है। लेकिन यदि पूछे डोमेन क्या अलग अलग से कि भैया सब डोमेन को आता है, ये www सब डोमेन है, सब में कॉमन होता है। फिर जो आखिरी में जुड़ रहा है, जिसको हम संस्थागत डोमेन कह रहे हैं, उसी को हम टॉप लेवल डोमेन कह रहे हैं, और जो बीच का हिस्सा वो क्या कहलाता है, रूट डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको डोमेन नेम में याद रखना। इसमें इस डोमेन नेम में एक चीज और याद रखना कि डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं, 64 कैरेक्टर हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है ना। और फिर क्या है ना कि आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, आप अपना वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। जैसे .gov, ये तो केवल सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। बाकी आप जैसे MIL तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है आपका। सबसे महंगा बिकता है ये .com, वार्षिक किराया लगता है इस डोमेन नेम को खरीदने का। तो आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो और उसमें .com लगाना चाह रहे हो, तो साल भर की फीस लगती है, जो भी लगती होगी, सबसे महंगा यही डोमेन जाता है। फिर आजकल पर्सनल डोमेन नेम भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जैसे रिलायंस इंडिया है, तो वो चाहेगा कि उसका क्या आ जाए, RIL आ जाए। ये डोमेन भी बन जा रहे हैं, लेकिन ये और महंगा बनता है, ठीक है ना। तो आपको बस डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम होता क्या है, उसके पार्ट क्या होते हैं, इतनी चीजों को याद रख लेना। मतलब इसी के एक उदाहरण से याद रखना कि ये रूट डोमेन है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है, और ये सब डोमेन है। बात खत्म हो। फिर इसमें एक शब्द और होता है जिसको हम कहते हैं बुक मार्क। बुक मार्क, बुक मार्क क्या होते हैं कि जिस वेबसाइट को यूजर बार बार विजिट करता है, उस वेबसाइट को क्या है, वेब ब्राउजर थोड़ा सा सेव करके रख लेता है। मतलब बुक मार्क क्या है, जिस वेबसाइट को यूजर बार बार यूज करता है, बार बार विजिट करता है, जिस वेबसाइट को यूजर बार बार विजिट करता है, उस वेबसाइट को जो आपका वेब ब्राउजर है, वो क्या है, थोड़ा सा सेव करके रख लेता है। मतलब जैसे आप अपने मोबाइल से दिन में 4 बार किसी साइट पर जा रहे हो, 4 बार फेसबुक पे जा रहे हो, या 4 बार किसी अन्य साइट पर जा रहे हो, तो आपका वेब ब्राउजर क्या है, उसका बुक मार्क बना के रख लेगा, मतलब उसको सेव करके रख लेगा। तो सेव करके रख लेगा, तो अब जब आप क्या है, जैसे ही वेब ब्राउजर खोलोगे, सबसे पहले वही जानकारी आपको बतानी, क्योंकि आप उसको पता है दिन भर में 10 बार फेसबुक पे जाता है, या दिन भर में 10 बार इंस्टा पे जाता है, तो वो उसको सेव करके रख लेता है। तो यही चीज कहलाती है बुक मार्क करना, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको थोड़ा मतलब जो जो भी आप वेब ब्राउजर को यूज कर रहे हो, उस वेब ब्राउजर की सेटिंग में जाके आप क्या है, बुक मार्क के फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो ये एक शब्द होता है बुक मार्क। होम पेज पहले ही देख चुके हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो एक चीज और होती है जिसको कहते हैं वेब ब्राउजर। ये समझ लेते हैं ये क्या होता है, वेब ब्राउजर।
वेब ब्राउजर। देखो वेब ब्राउजर क्या है, दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, वेब ब्राउजर कहलाता है। इसके द्वारा ही हम वर्ल्ड वेब तक पहुंच सकते हैं। ये चीज क्या कहलाती है, वेब ब्राउजर कहलाती है। अब देखो हमको वेब ब्राउजर के कुछ उदाहरण याद रखने हैं, जैसे कौन कौन से वेब ब्राउजर है, कौन सा कब आया, या किस वेब ब्राउजर की क्या विशेषता है। जैसे सबसे पहला है एक मोज़ेक ब्राउजर, मोज़ेक, मोज़ेक। इसकी शुरुआत 1993 में हुई है और ये पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। 1993 पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर। ये इसमें याद रखना कि जो मोज़ेक ब्राउजर है, जो इसी से आप देखोगे इसके फायरफॉक्स के रूप में भी इसको जानते हैं, बाद में फायरफॉक्स से जुड़ा इससे, तो ये पहला हमारा ग्राफिक वेब ब्राउजर है। दूसरा कुछ और वेब ब्राउजर है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो आप नाम लिख लो उनके, मैं काम की चीज सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि कौन सा वेब ब्राउजर किस काम में आता है, या कौन से वेब ब्राउजर में पेपर में क्या पूछा जा सकता है। जैसे होता है एक नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर 1994 में आया था, कोई इसकी विशेष विशेषता नहीं है। एक ओपेरा होता था, अब तो बहुत कम इसका उपयोग होता है, ओपेरा, ये भी 1995 में। अब देखो सन केबल मोज़ेक का याद रखना, इनका कोई सन याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसका पता होना चाहिए कि ये वेब ब्राउजर है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है। 3 वेब ब्राउजर रहेंगे, चौथा नहीं रहेगा। फिर एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। ये किसका था, विंडोज का था, विंडोज का एक्सप्लोरर था, 1995 में आया था, माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट का था, ये आया था 1995 में। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसको 15 जून 2022 को बंद किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण डेट है, 2022। माइक्रोसॉफ्ट को अपना कोई प्रोग्राम बंद करना पड़ा, जबकि देखो सॉफ्टवेयर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा नाम है। जब 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था तो यही वेब ब्राउजर सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता था। हर व्यक्ति इंटरनेट से अपने को जोड़ने के लिए क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही उपयोग करता था। तो एक समय दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो समय के साथ इतना पिछड़ते गया, दूसरे वेब ब्राउजर आते गए और वो यूजर को इतनी सुविधाएं देते गए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपने को शट डाउन करना पड़ा। स्वाभाविक सी बात है, कॉम्पिट नहीं कर पाया, दूसरे वेब ब्राउजर उससे अच्छी सुविधा दे रहे थे, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर एक और वेब ब्राउजर होता है मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला। नाइनटीन 98 में आया था और ये इसका कोई काम नहीं है, मैक और विंडोज में शामिल होता था। फिर है इसमें एक सफारी, ये याद रखना, ये पूछा भी गया है। सफारी वेब ब्राउजर ये है एप्पल का, एप्पल का अपना पर्सनल, एप्पल के जो मोबाइल और जो कंप्यूटर आते हैं वो सफारी वेब ब्राउजर, मतलब आईफोन, आईपैड, ये सब क्या है, एप्पल का यूज करते हैं, और ये था 2007 में आया था।
सफारी वेब ब्राउजर। फिर एक है यूसी वेब ब्राउजर, यूसी, ये भी बहुत उपयोग करते हैं, 2004 में था। इसको भी सरकार ने बैन कर दिया था क्योंकि ये चाइना का था और ये डाटा चोरी करने में बहुत तेज था। इसका स्वामित्व तो क्या है, अलीबाबा, चाइना की कंपनी अलीबाबा के पास था, चाइना का वेब ब्राउजर। फिर हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वर्तमान में, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम 2008 में आया, गूगल क्रोम 2008 में आया, और ये विश्व का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। फिर एक है एपिक वेब ब्राउजर, एपिक, इसका टाइम लिखना, ये आया था 2010 में, और ये भारत का पहला वेब ब्राउजर था, भारत का पहला वेब ब्राउजर था एपिक। फिर 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक्सप्लोरर के स्थान पर एक और सॉफ्ट लेके आया, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट एज वो कब लेके आया, 2015 में। वही इंटरनेट एक्सप्लोरर का संशोधित रूप था, लेकिन कुछ काम का नहीं निकला। इसके अतिरिक्त और भी बहुत ब्राउजर होते हैं, जैसे डक डक गो होता है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा सेफ आपकी जानकारी यदि कोई वेब ब्राउजर रखता है तो डक डक गो अमेरिका ही का है वो भी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं जो हमको इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं। फिर इस वेब ब्राउजर के बाद एक और शब्द होता है जिसको हम यूज करते हैं, और वो होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। सर्च इंजन, देखो सर्च इंजन भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमको क्या करता है, एक प्रकार का क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर है जो हमको वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना प्राप्त करने में मदद करता है, सूचना प्राप्त करने में, या वर्ल्ड वाइड पर वेब पर जो मौजूद जानकारी है उसमें हमारी काम की जानकारी पैदा लेने में मदद करता है। मतलब देखो क्या है, इंटरनेट तो अतः है, उसमें तो सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है। अब हमको एक विशेष सूचना चाहिए तो हम कैसे ढूंढेंगे, सर्च इंजन। आप सर्च इंजन में उस कीवर्ड को टाइप करो, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो भाई, जैसे आपको नहीं पता है कि किसी चीज के लिए कौन सी वेबसाइट है, हमको डायरेक्ट वेबसाइट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सर्च इंजन में केवल कुछ कीवर्ड डाल देंगे, कोई भी कीवर्ड डाल दो जो आपको समझ में आ रहा है। और अब वो सर्च इंजन की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उस इंटरनेट के अथाह संसार से वो चीजों को ढूंढ के ले आए। कि आपने डाल दिया, कुछ नहीं डाल दिया, उन्होंने कहा कि उसमें लिख दिया डॉग, अब हजारों वेबसाइट आ जाएगी डॉग से संबंधित। तो सर्च इंजन क्या होता है, आपको जो इंटरनेट पर मौजूद सूचनाएं हैं उनको ढूंढने में मदद करता है, ये कहलाता है सर्च इंजन। ये सर्च इंजन भी चार प्रकार का होता है, सर्च इंजन भी चार प्रकार का होता है। एक होता है क्राउन सर्च इंजन, क्रॉल ऐसा है वो, क्लोरल सर्च इंजन। क्लोरल सर्च इंजन ये एक है। दूसरा होता है डायरेक्टरीज सर्च इंजन, डायरेक्टरीज सर्च इंजन, डायरेक्टरीज सर्च इंजन। तीसरा होता है हाइब्रिड सर्च इंजन, हाइब्रिड। और चौथा होता है मेटा सर्च इंजन,
चौथा है मेटा, मेटा सर्च इंजन। अब देखो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि ये होता क्या है, ज्यादा तो अपन को इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में जानना है, लेकिन एक दो चीज बता देता है। देखो जो पहला सर्च इंजन हमने लिखा क्या है, क्रॉलर सर्च इंजन। इसमें वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। इसे क्या है, इसमें लिख लेना, इसे वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। क्रॉलर सर्च इंजन को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। यह नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने वाला सर्च इंजन है। नई सामग्री व डेटाबेस को अपडेट करने वाला डेटाबेस को अपडेट करने वाला सर्च इंजन है। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक शब्द आया है स्पाइडर, वेब स्पाइडर। तो देखो यहां तो आपको क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सा सर्च इंजन वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, क्लॉर सर्च इंजन। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये स्पाइडर होता क्या है। देखो ये जो स्पाइडर है ना, ये भी एक ऐसा, ये भी एक टाइप का क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिन्हें डेटाबेस में सूचीबद्ध वेब पेज देखने के लिए निर्मित किया जाता है। स्पाइडर क्या है, ऐसा प्रोग्राम जिसे डेटाबेस में सूचीबद्ध, ऐसा प्रोग्राम जिसे डेटाबेस में सूचीबद्ध वेब पेज देखने के लिए निर्मित किया गया है। वेब पेज देखने के लिए निर्मित किया गया है, वो कहलाता है स्पाइडर। ठीक है, तो एक सर्च इंजन का प्रकार हो गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्लॉरल। ठीक है, क्लॉरल की क्या विशेषता है कि ये स्पाइडर के रूप में जाना जाता है और ये नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने वाला सर्च इंजन है। और इसके उदाहरण ये हमारे सब क्लॉर सर्च इंजन है कि गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, सब गूगल, याहू, डक डक गो, या ये डक डक गो सर्च इंजन है, मैंने शायद उधर बोल दिया था, याद रखना। गूगल, याहू, इनके ये क्या है, सब सर्च इंजन है। फिर दूसरा होता है डायरेक्टरी सर्च इंजन। डायरेक्टरी सर्च इंजन, डायरेक्टरी सर्च इंजन क्या होते हैं, इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है। नाम ही डायरेक्टरीज, कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है। कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है और उसी से फिर क्या है, ये आपको जानकारी देता है। और इसके उदाहरण लिख लेना, डायरेक्टरी सर्च इंजन के उदाहरण लिख लेना। इसके उदाहरण महत्वपूर्ण है, यही पूछा जा सकता है। BLOGARAMA, BLOGARAMA, ब्लोग्रामा और 9 साइट्स, ये डायरेक्टरी सर्च इंजन के उदाहरण हैं। फिर तीसरा है हाइब्रिड। नाम से स्पष्ट हो रहा है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब इन दोनों का मिक्सर। क्रॉलर प्लस डायरेक्टरीज, इन दोनों को मिला के हाइब्रिड सर्च इंजन बनता है। और जितने हम जो सर्च इंजन लिखे हैं ये सब हाइब्रिड के उदाहरण है, मतलब
चाहे आपका गूगल हो, चाहे याहू हो, ये सब क्या है, हाइब्रिड। इनको उदाहरण याद रख लेना, गूगल, याहू, ये सब क्या है, हमारे हाइब्रिड सर्च इंजन के उदाहरण हैं। और तीसरा होता है मेटा सर्च इंजन। चौथा क्या है, मेटा। तो मेटा की परिभाषा लिखना, मेटा सर्च इंजन ऐसे सर्च इंजन को कहते हैं जो अन्य इंजन से जानकारी को सर्च करके लाता है। अन्य सर्च इंजन से डाटा लाकर रिजल्ट देता है। अन्य सर्च इंजन से डाटा लाकर रिजल्ट देता है। और इसके उदाहरण लिख लेना, डॉगपाइल, मेटाक्रोरर। इसके उदाहरण DOGPILE, एक तो ये है और दूसरा है मेटाक्रोरर, METACRAWLER। ये दोनों इसके उदाहरण हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये अब तो हमने क्या है, सर्च इंजन के प्रकार बता दिए, 4 प्रकार का सर्च इंजन होता है। अब इसमें हमको सर्च इंजन के कुछ नाम देखने हैं और उनके कुछ फैक्ट हैं, जो कि भाई सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, किसमें क्या विशेषता है। तो देखो, पहला जो सर्च इंजन है वो है आर्ची, ARCHIE। ये 1990 में आया था और ये यूएसए का था, आर्ची। फिर एक और होता है AOL.com। देखो, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याहू, ये भी यूएसए का है। नेटस्केप, नेट स्कैप, ये भी सर्च इंजन है। वेबोपोडिया, वेबोपीडिया, ये भी सर्च इंजन है। ये सब यूएसए के हैं। ask.com, ASK.com, ये भी यूएसए का है। फिर गूगल, ये भी यूएसए का है, इसकी सन लिख लेना 1998। फिर यानडेस्क, YANDEX, ये रूस का है, यानडेस्क। बाइडू, चीन का, BAIDU, चीन का है। खोज, KHOJ, खोज, ये 2004 और ये भारत का है। ठीक है ना। फिर एक और है गुरुजी, GURUJI, गुरुजी, ये भी 2006 का है और ये भी भारत का है। फिर एक और बताया डक डक गो, डक डक गो 2008 और ये भी कहाँ है, यूएसए का है। लेकिन इसकी क्या विशेषता बता रहा हूं कि ये आपके डाटा को कहता है सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है, तो वो डक डक गो ही है। फिर बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। बिंग, ये भी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, मतलब यूएसए का है। फिर एक है चाचा.com, CHACHA.com, लेकिन ये याद रखना भारत का नहीं है, ये यूएसए का है, 2006 यूएसए। वो CHA है, वो हो रहा है चाचा, लेकिन CHA.com है। फिर एक होता है yippee, YIPPY, yippee, ये भी यूएसए का है। और फिर एक होता है ओस्कोबो, OSCOBO, ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। फिर एक होता है गुड गूफर, गुड GOPHER, ये भी यूएसए का है। और एक है ओमनिटी, OMNITY, ये भी यूएसए का है। भारत का एक और लिख लेना, रफ्तार, RAFTAR,
ये किसका है? भारत का है। एक सर्च इंजन अफगानिस्तान का है, शोरा, SHORWA, ये कहाँ का है? अफगानिस्तान का। एक फ्रांस का है, कोकोरिको, COCORICO, ये कहाँ का है? फ्रांस का सर्च इंजन है। एक और यूएसए का है, हॉटबॉट, HOTBOT, हॉटबॉट, ये यूएसए का है। एक डॉगपाइल, DOGPILE, ये भी यूएसए का है। ठीक है ना? तो देखो इतने सर्च इंजन हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है ना? अब इस इंटरनेट में थोड़ी सी चीज बची है, ईमेल और थोड़ा सा कुछ फैक्ट और हैं, उसको अपन कल देख लेंगे, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा।